मोदी की सरकार जिन्होंने बनाई, आज वो साधु संत गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला पा रहा है। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खातिराज की कीमतें बढ़ाने के लिए जमीन आवंटित कर दी, फर्जी तरीके से आवंटित कर दी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, जल्दी से इस आवंटन को निरस्त करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो भजनलाल जी कि बहराणा के चक्कर में आपकी छुट्टी तो होने वाली है, आज रात को सुबह छुट्टी हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। आज हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, ऐसा नहीं भाषण दिया जीवन दिए चल दिए। आज भजनलाल जी आपको सोने देंगे आराम से, आपकी पूरी सरकार को और राजस्थान की पूरी पुलिस को। मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि लगातार लंबे समय से बहराणा के अंदर 45-50 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, इस अंदर आपने साधु संतों की बात को पूरे देश के अंदर दिखाया, रखा। और आज ये जो नज़ारा है इसे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो गाय और साधु संतों के साथ नारा देके, जिन साधु संतों ने तपती धूप, ठंड और भूखे प्यासे लंबे समय तक सेवा करके और राजस्थान में बीजेपी को स्थापित किया, और मोदी की सरकार जिन्होंने बनाई, आज वो साधु संत गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला पा रहा है। आज उनसे गायों की गोचर के लिए दी हुई जमीनें छीनी जा रही है। और तो और बहराणा धाम का इतिहास नरेना के बारे में तो मैं काफ़ी जानता था, और ये भी पता था कि नरेना के पास बहराणा धाम है। लेकिन भाइयों, जब मैं आया था और आने के बाद जब बहराणा धाम में ऊपर गया, दर्शन किए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर धार्मिक आस्था के साथ बड़े पर्यटन का केंद्र कोई बन सकता है, वो बहराणा धाम बड़े पर्यटन का केंद्र बन सकता है। और बहराणा को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम राजस्थान के जवानों की, किसानों की फौज और दादूपंथी हमारे जितने भी भाई है, दादू दयाल जी को मानने वाले उनके भक्तों के साथ साथ तमाम राजस्थान की 36 कौम इस बहराणा धाम के अंदर साधु संतों ने जो आंदोलन किया है, इस गौ माता की जो जमीन थी, किस तरह कोडियों के भाव, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उसके 3-4 साथियों की जमीन की कीमतें बढ़ाने के लिए जमीन आवंटित कर दी, फर्जी तरीके से आवंटित कर दी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, जल्दी से इस आवंटन को निरस्त करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो भजनलाल जी कि बहराणा के चक्कर में आपकी छुट्टी तो होने वाली है, आज रात को सुबह छुट्टी हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। आज हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, ऐसा नहीं भाषण दिया जीवन दिए चल दिए। आज भजनलाल जी आपको सोने देंगे आराम से, आपकी पूरी सरकार को और राजस्थान की पूरी पुलिस को। अभी हम आह्वान कर रहे हैं, जब भाषण समाप्त हो जाएंगे, महाराज से परमिशन लेके कूच करेंगे राजधानी की तरफ, इस राजस्थान की राजधानी को घेरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से मैं तमाम राजस्थान के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूं, जब हम कूच के लिए निकले अपने अपने गांव से, पूरे राजस्थान के अंदर जिनके नजदीकी हाईवे सड़क जहां भी पड़ती है, वो अपने अपने गांव से उस तरफ कूच करें। ये भजन, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खातिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खातिराज है। अब कोई हम भजनलाल से सेटिंग करके चलने वाले नहीं है, हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं है जो रात को जाके मिले, दिन में बड़बड़ भों भों करे। सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, या तो मूर्खातिराज समझ जाएंगे और इन साधु संतों की मान लेंगे, क्योंकि साधुओं से जो भी टकराया
उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े नेताओं को साधुओं कदमों में पड़े हुए देखा है। और ये सीधा सीधा जिस तरह वो शिखर अग्रवाल, जिसके चरित्र को लेकर पूरी दुनिया जानती है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो भजनलाल को चलाता था, शिखर, उसकी पूरी टीम, तमाम वो अधिकारी राजस्थान के अंदर, तमाम मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, ये भजन सरकार है। और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख जो समझ नहीं पा रहे हैं कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर, तब मूर्खों तुम कहां छुप जाओगे राजधानी में, ये भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी, कांग्रेस को तो वोट नहीं है ना। अगर यहां वोट होता, अशोक गहलोत पायलट सारे आ जाते हैं आपके पास। जहां वोट की जरूरत हो कांग्रेस आ जाएगी। जहां पर्दा डालना है बीजेपी के पापों पे, कांग्रेस के पापों पे पर्दा डालना है, वसुंधरा, भजनलाल, दूसरे लोग, भाइयों जो हाहाकार मच रहा है इस प्रदेश के अंदर, कौन रखवाली करेगा बताओ मुझे। पहले कांग्रेस ने पेपर लीक किए राजस्थान में, और जब कांग्रेस लीक करते करते थक गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे नीट के पेपर आउट हो गए और हमारे बच्चों ने सुसाइड किए। सीनियर का जो एग्जाम करा रहे सीबीएसई का, एआई से कॉपी जचवाएंगे, उसके अंदर कितने बच्चों ने सुसाइड किया। किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में प्रदेश जा रहा है, आखिर कौन चिंता करेगा इस प्रदेश की। खुद के घर की तो चिंता सब करते हैं, अपनी टिकट की चिंता करते हैं, पैसा खाने के बाद 5 साल उस पैसे को पचाना, विदेशों में यात्राएं, होटलें, फार्म हाउस, और उसके बाद 4 महीने पहले आके कि भाषण बड़े बड़े, विधानसभा में आरोप लगाना और रात को उनके कदमों में जाके पड़ जाना। ये धंधा चला है राजस्थान के अंदर, और इसीलिए राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई। और जब तीसरी ताकत खड़ी हुई, उस ताकत से घबरा के अशोक गहलोत और सचिन पायलट और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने 7 उपचुनाव में 7 टिकट भजनलाल के घर जाके दे दिए। आप बांट दो जो बांटना है, हमारी तो वैसे भी इज्जत नहीं, जमानत जब्त हुई क्या फर्क पड़ जाएगा। और 3-4 की जमानत जब्त हुई थी, तो पता है सारी बातों का। यह कब लगेगा पता लगा हुआ है ना भाइयों। अब की बार हमने कांग्रेस से अलायंस किया। मैंने कई बार कहा कि कांग्रेस का वोट मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस के एक भी एमपी ने नहीं कहा कि आरएलपी का वोट हमें मिला और हम जीते। और तो सीकर के कॉमरेड अमराराम जी ने भी नहीं कहा, जहां 1.5 लाख आरएलपी के वोट लेके जीते, जिनका बुढ़ापा सुधर गया एमपी बन के। बोला क्या उन्होंने? कभी नहीं बोलेंगे। देखिए नौजवानों, कई तरह की बात आएगी, कई तरह के लोग प्रलोभन दिए जाएंगे। एसआई भर्ती का उदाहरण देख लो। जो लोग बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डबल बेंच के समय बच्चों से बोले जाओ हनुमान के पास, हमारा क्या लेना देना। और हनुमान बेनीवाल पे तेजा जी की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी एसआई भर्ती को रद्द करा के 600 फर्जी थानेदारों को, 600 लुटेरों को घर भिजवा दिया। मेरी एक आदत है, जिसके पीछे पड़ता हूं उसको दिन में तारे दिखा देता हूं। इतने नेताओं को ठीक किया मैंने, मेरे खुद के पास सूची नहीं अभी तक। आज जीत में कई लोग कह रहे हैं हनुमान जी खींवसर की सीट हार गए, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सा मैं कोई सीएम बन जाता खींवसर की सीट जीत के? जीते तो एक सीट हो जाती, अच्छा रहा। कम से कम आपको एहसास हुआ, नागौर खींवसर के लोगों को भी एहसास हुआ। गलतफहमी में घूम रहे थे हम, नागौर के लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। डाक की 3 पात, 1 लाख वोट होते हुए एक ऐसे भैंस वाले को वहां जिता दिया मेरे सामने। कितनी बड़ी बेइज्जती कराई बताओ मुझे। ऐसे देसी वेद तो कहीं मिल जाएंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल मिलेगा क्या हमेशा आप लोगों को? इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, मैंने तुम्हारा सम्मान प्रदेश के अंदर नहीं, इस देश के अंदर बढ़ाया। जब मैं गया था 19 के अंदर, तब दिल्ली में लोग कहते थे कि राजस्थान के लोग कुछ नहीं कर सकते, ये 3 टाइम खाना खाते हैं और सो जाते हैं। यही राजस्थानियों ने किया है। यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा का नेता कहते थे एक दूसरे की बात जरूर चुगली इधर की उधर कर ली, ये नेताओं का धंधा, चप्पल उठा लेते हैं, किसी को खाना दे देते हैं, ये राजस्थान के नेता। मैंने कहा मैं उनमें से नहीं हूं। और 19 से जब 26 आया, तब देश में बात चली। जब देश का किसान मोदी की तरफ देख रहा था,
कितने किसान के बेटे थे, मेरे समाज के कितने मंत्री थे, उन किसानों की मदद करने कोई नहीं आया। जब किसानों ने पुकारा, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल मोदी की सत्ता को ठोकर मार कर अपने भाइयों के साथ आया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। जब सेना को ठेके पे दे दिया, कोई नहीं बोला। मैंने कहा मेरे भाइयों के सम्मान में लड़ूंगा। 2 लाख की जोधपुर में रैली करी और तमाम जगह आपने देखा होगा झंडे के साथ लोकसभा, कोई सी भी रैली, अग्निवीर को समाप्त कराएंगे, मेरे भाइयों का सेना का सम्मान लौटाएंगे। इस देश के अंदर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री के पुलिस के शहादत देने वाले बच्चों की कोई अगर शहादत की शहीद का दर्जा देने की बात करता है, नागौर का सांसद पैरामिलिट्री और मिलिट्री की पीड़ा समझता है। जब देश की पहलवान बेटी न्याय के लिए भटक रही थी, उन्हें न्याय दिलाने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस, बीजेपी के हमारे समाज के नेता नहीं गए। अगर पहला व्यक्ति गया, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल गया, उस बाहुबली के छक्के छुड़ा दिए और उसको चुनाव से वंचित करा दिया। भाइयों, आवश्यकता है राजस्थान को बदलने की। मुझे पीड़ा होती है। 18 के अंदर मेरे संघर्षों का एक परिणाम था, मेरी हुंकार रैलियों का परिणाम था कि डरी हुई वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 50,000 का कर्जा माफ किया, 5 horse पावर बिजली फ्री की और 50,000 नौकरियां आखिरी साल में आरएलपी की हुंकार की वजह से, आपकी हुंकार की वजह से वसुंधरा को डरा के किया था। आज भी आप देख लो, इस प्रदेश में लड़ता हुआ कोई दिखेगा आप देखिए। कांग्रेस जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, पैसे की कमी नहीं, फिर भी यूथ कांग्रेस का चुनाव करा के आरएलपी के बच्चों से सहयोग मांग रही कांग्रेस पार्टी। आप हमारे लिए सदस्य बना दो, वापिस आरएलपी में ले जाना, हम अध्यक्ष बन जाएंगे। इस तरह कांग्रेस पार्टी और पर बच्चे से कितना पैसा लेना, 100 रुपया, 75 रुपया। ये लूट खसोट चल रही है और जिनका राजा जैसा होता है वैसी पार्टियां होती है। और कांग्रेस के राजा यहाँ तो 4 है और रानियां कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में भी राजा इनका समझदार नहीं कांग्रेस का। इसलिए मोदी की सरकार आ रही है। बंगाल में खाता भी नहीं खुला था क्या कांग्रेस पार्टी का? 0। ऐसे 20 स्टेट होंगे, 0 0 0 0 0। इसलिए तो हमें भुगतना पड़ रहा है मेरे भाई। दुर्भाग्य से मैं इनके साथ खड़ा हूं। ये बेचारे जब तकलीफ है तो कांग्रेस के लोग मुझे पुकारते हैं, हनुमान जी आप हमारी मदद करो, हमने आपकी खिलाफत की राजस्थान में, लेकिन मोदी के खिलाफ आप भी हो, हम भी हैं, एक साथ बैठते हैं विपक्ष से, ले जाओ मुझे कहाँ ले जाना है, तैयार हूं मोदी के खिलाफ। ऐसी हिम्मत अगर किसी के अंदर है, वो आपके सांसद के अंदर हिम्मत है, जो एक बार आगे बढ़ जाता है उसके कदम पीछे नहीं हटते। सामने तोप हो तलवार। वसुंधरा राजे का आतंक अगर राजस्थान में खत्म किया, उसकी गिग्गी बांधी थी वसुंधरा की, वो नागौर के सांसद ने वसुंधरा का जुल्म और आतंक राजस्थान में खत्म किया। लेकिन मुझे क्या पता कि वसुंधरा का आतंक खत्म करने के बाद ये भजनलाल पैदा होगा। मैं कभी ये काम नहीं करता। दिन भर रोटी समोसे खाने के अलावा कोई काम नहीं इनका, और कुछ भी नहीं जानते। सुनो, कुछ भी पता नहीं। कल कोई कह रहे थे बीकानेर के अंदर मीटिंग थी, तो सारे अधिकारियों को फोन बाहर रखा दिए। तो कैसा बाहर क्यों रखा रहे हो? कि गलती से अगर मेरे से कोई गलत बात निकल जाए ना, तो रिकॉर्डिंग करके तुम 22 सबके फोन बाहर जमा करा रहे। उसको पता ही नहीं। जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे दी। सच सच अकाल, बार बार अकाल पड़े। ये पनौती है राजस्थान पे, ये जहां भी जाएगा बर्बादी करेगा। अब तो पीछा छोड़ो भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बन गए, कहीं और जगह पकड़ो, लंबे समय तक नहीं रहोगे। साधु संतों का शराब मत लो, नहीं तो और बीमारियां लग जाएगी। 2-3 पहले से ऑलरेडी लग रखी है आपके, ठीक है। तो इनके सम्मान में अपनी ये जो पुलिस तैनात की है ना, ये तो जब मैं कूच करूंगा तो आगे आगे हो जाएगी आपकी राजस्थान की पुलिस, ठीक है ना। दिमाग से कोई कचरा है ना, वो कचरा निकाल दो दिमाग से। राज नहीं करने देंगे आपको। हमसे जिन जिन ने पंगा लिया उनकी दुकानें पूरी तरह बंद हो गई, और उनकी दुकानें बंद होने के बाद उनके बच्चे मेरे दरवाजे पे आए। कोई मामा बोला, कोई चाचा बोला, कोई भाई साहब बोला, प्रणाम करके मेरे से जीत के चले गए। इतने निकम्मे, फिर भी मैं सबकी मदद कर रहा हूं। आप देखो, हमेशा देखते हो आप सारी बात। आज बंगाल के अंदर मैं बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बोला कि 14 साल बाद गाय की कुर्बानी दे दो। पढ़ा आपने? स्टेटमेंट पढ़ा था? हाँ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वो ये भी कह सकते हैं
कि संतों को मार दो, किसानों को मार दो। मोदी जी को कौन रोक रहा है? कि सामने तो राहुल गांधी है, वहां तो माहौल बनेगा, 99 सीट पर ही राजी है। मैंने कांग्रेस के लोगों का इतने खुश क्यों रहते हो? बोले हमारी 99 आ गई। अरे 99 तो आ गई, तो 272 कब आएगी? बोले 20-30-40 साल बाद आएगी। तब तो रहेंगे नहीं, किसकी आएगी 30-40 साल बाद? बताओ। जिस पार्टी के अंदर कोई विजन नहीं, जिस पार्टी के नेता को पता नहीं, जिस पार्टी का नेता ये कहता है कि मुझे समझो, मैं 29-33 की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं 47 में देश को, 47 में जिंदा रहोगे जब करोगे ना, उम्र कितनी हो गई खुद की, इससे बढ़िया तो शादी करो, बच्चे हो जाए बड़े, बुढ़ापे में बच्चे भी ढंग के नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, दिक्कत हो जाएगी आपके, ठीक है ना भाइयों। आज जो वाराणसी से हुंकार हम लोगों ने भरी है, उसके बाद अगली हुंकार रामगढ़ बांध को ठीक करने की होगी। खेजड़ी बचाने के लिए विश्नोई समाज, जो हमारा ही समाज, हमारा ही भाई है, जिनका डीएनए का रिश्ता है, विश्नोई जाटों से बने थे 99%, उन्होंने खेजड़ी बचाने का आंदोलन किया। लोकसभा में मैंने 15 लोगों के हाथ में खेजड़ी का पकड़ाया। मैंने कहा आप धरना दो, तो कई लोग तो खेजड़ी के बारे में जानते ही नहीं। मैंने कश्मीर के सांसद को पकड़ा दिया, वो कह रहे खेजड़ी है खिचड़ी है। मैंने कहा खिचड़ी नहीं, खेजड़ी है महाराज। तो बोले लाओ पकड़ा, तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ। फिर भी हम खेजड़ी के लिए लड़ रहे हैं। सरकार ने क्या किया, एक मंत्री को भेजा, वो दलाल जाके क्या बात करके आया, ऐसी की तैसी कर दी। विधानसभा के अंदर बात भी नहीं चली कि खेजड़ी के लिए कोई कानून लाया जाएगा। कांग्रेस मौन, रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था। मोदी जी को कोई मतलब नहीं। अभी मोदी जी की इटली यात्रा देखी होगी आपने, मेलोडी चॉकलेट खिला रहे थे भाइयों, और लोगों को कह रहे हैं यात्रा मत करो भाई बहनों, बाहर मत जाओ। तो कहाँ जाएंगे? खुद तो खाए बैंगन और बाबा जी, और लोगों को बोले बैंगन मत खाओ पेट दुखेगा। तो कितनी गलत बात। और डीजल पेट्रोल लोग कितने पैसे दे रहे हो आप लोग? 100 रुपए। सुनिए मेरी बात, 2014 के अंदर जब वो सम्मिलित खिचड़ी सरकार थी यूपीए की, तब तेल के भाव थे 60, 62, 65, 55। तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी, और अब ज्यादा थी, और अब उससे कम है क्रूड ऑयल। उसके बाद भी तेल कितना है? 110, 112, 115। टोल टैक्स, प्रधानमंत्री और इनके मंत्री कहते हैं कि टोल माफ नहीं होगा, पेट्रोल डीजल के पैसे भी देने पड़ेंगे, और ड्यूटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का पैसा भी देना पड़ेगा। और ये और कहते हैं कि ढाबे पे खाना खाओगे तो ढाबे का और 5 स्टार का टोल तो देना ही पड़ेगा अगर अच्छी सड़कों पे चलोगे। और जब हमारे पैसे से ही सारी सड़कें बना रहे हो, तो सरकार क्या कर रही है वो तो बता दो आप। देश में धन्ना सेठों का 25 से 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया कांग्रेस बीजेपी ने, लेकिन राजस्थान के किसान का 30,000 करोड़ का कर्जा, 30 लाख 34 लाख करोड़ का कर्जा पूरे देश के किसान का है। सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर 1 मिनट में देश के किसान का कर्जा माफ कर सकते हैं। जिस तरह चौधरी देवीलाल जी ने 10,000 का कर्जा 1990 के दशक के अंदर मूल कर्जा माफ किया था, जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी ने तमाम किसान जातियों को साथ लेकर आर्थिक स्थिति उनकी कैसी मजबूत हो ये बात कही थी। दुर्भाग्य से देश की सरकार में हमारा कोई ढंग का मंत्री नहीं। अगर एक आध मंत्री कोई है तो उनके पास बेचारों के पास डिपार्टमेंट नहीं, फाइल नहीं आती, कोई नहीं पूछता, सुबह शाम घूमते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाय नाश्ता करा दो, इसके अलावा सामान उनके पास नहीं। लोकसभा अध्यक्ष रहे, जो समाज इस दो देश में 100 से ज़्यादा लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर मजबूत है, अगर उस समाज की स्थिति ऐसी है तो बाकी लोगों की कैसी होगी ये अंदाज आप लगा लो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग SC ST OBC के खिलाफ है, ये साधु संतों के भी खिलाफ है। इनको पता है कि साधु संत अपने आप हमारे साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इनके जगह नहीं है। ये तो इनके लोग बोलते हैं। शेखर अग्रवाल ने जिस तरह बकवास करी कि तुम्हारी जमीन है क्या, तुम्हारे उसकी जमीन है क्या, और जिस तरह एक आपके संत आए थे वो लंबे बालों वाले, क्या नाम उनका, जयपुर वाले, क्या गुलकंद चार्य क्या, तो वो आए थे
और उन्होंने क्या बोला था, ऐसे तेवर जैसे कोई परमानेंट जीतेगा। अरे भैया मैं 6 बार जीत गया, 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी, ये 1 बार नारायण बन गया, 7, पिताजी में 9-10 बार बन गए। हमारे अंदर तो घमंड नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका कि आज मुझे बड़ी चिंता थी कि गलत समय रैली का आह्वान किया, डोम छोटे लगे, टेंट की व्यवस्था डोम की 3 गुना होनी चाहिए थी। मैंने इंद्र भगवान को कहा कि मौसम ठीक करो, थोड़ा तो ठीक हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी अग्नि परीक्षा हमारी लेना चाहते हैं, लेकिन इस गर्मी को भी, अगर गर्मी को भी भगाया, वो राजस्थान के जवानों ने संतों का आशीर्वाद से इस गर्मी को भी भगा दिया। अब बताइए इस लू के अंदर कोई बाहर निकल सकता है? किस तरह आप इस बैराणा धाम को बचाने के लिए निकले। भाइयों, बैराणा के अंदर आपकी जीत हो जाएगी। उसके बाद आप देखना कि धीरे 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 साधु संतों के आशीर्वाद और सानिध्य से राजस्थान में गंदगी को साफ करेंगे। जुलाई अगस्त का महीना आ रहा है, उसके बाद गोवध अगर ये बंद करना चाहते हैं, ये लोग तय कर लेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि गोवध बंद किया जाए देश और प्रदेश के। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ऊंट की प्रजाति जो हमारी है, धीरे धीरे ऊंट विलुप्त हो रहा है। एक व्यक्ति अगर ऊंट पालेगा, कितना खर्चा उसका होता है, कितना ऊंट वो खाएगा, बदले में क्या कर सकता हो? तो सरकार को ये करना चाहिए कि हमारी गाय को बचाने के लिए, नागौरी बछड़ा जो विश्व प्रसिद्ध था उसको बचाने के लिए, ऊंट को बचाने के लिए, ऊंट के लिए 2 लाख, गाय के लिए 1 लाख रुपए देना चाहिए। जो गाय पालेगा उसको 1 लाख सरकार देगी, अपना आप लोग गाय पाल लेंगे। गौशालाओं के अंदर अनुदान के नाम पर जिस तरह धांधलियां हो रही है, हमारे साधु संत भजनलाल से मिलने गए थे गौशालाओं के साधु संत, तो भजनलाल ने कहा कि आप तो गौशालाओं में चंदा करते हो। फिर जब ऊपर से डांट पटकोई साधुओं ने दिल्ली से, तो बोला मैं माफी मांग लूंगा, मेरी आदत है, मैं दिन में 3 बार माफी मांगता हूँ। लोग 1 बार कह देता हूँ और फिर मैं बदल जाता हूँ। भाई अब ये तुम्हें ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। मुझे तो शर्म आती है कि मैं कहाँ राजस्थान के अंदर हूँ, यहाँ जहाँ भजनलाल जैसे मुख्यमंत्री हो और कांग्रेस पार्टी और भजनलाल साथ में ठाके लगा के हाथ मिला रहे हैं। हा हमने ठीक कर दिया राजस्थान। आज का आंदोलन एक नया इतिहास लिखेगा। या तो रोज रोज हम आंदोलन नहीं करेंगे और या फिर आह्वान करेंगे, उससे पहले सरकार के घुटने टिक जाएंगे। आ रहे हैं आरएलपी वाले, टेक दो, तैयार हो जाओ। अभी थोड़ी देर बाद हम कूच करेंगे राजधानी की ओर। रुकिए, हमारे साथ साथ रुको भाई, हमारे साथ साथ हमारे साधु संत भी चलेंगे और साधु संतों की सुरक्षा चारों तरफ आरएलपी के नौजवान करेंगे। ठीक है, यहां से हम चलेंगे हाईवे की तरफ गाड़ियों से, और उसके बाद आगे का पैदल मार्च कैसे होता है, कहां पड़ा होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको मैं इतना ही कहता हूं कि जो हम निर्णय लें, जो साधु संत निर्णय लें, आंदोलन इनका है, अपने इनके सहयोगी हैं। अपने को राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी बैराणा से। मुझे पता है लाखों की तादाद में बच्चे किस तरह गाड़ियों के अंदर तेल डलवा के 5-10 हजार का खर्चा करके प्रत्येक बच्चा आया साधु संतों के सम्मान के अंदर, कि साधु संतों का सम्मान रहना चाहिए, बैराणा बचना चाहिए, पर्यटन स्थल बनना चाहिए और नदी नाले बचने चाहिए। हमारे किसान और जवान का जो हक अधिकार है वो बचना चाहिए। ये हुंकार ललकार आपने भरी है, तो संयमित तरीके से कानून हाथ में नहीं लेना पहले, और कानून वाले अगर बदमाशी करे तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इंतजार करना सारे मेरी बात का ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो मैं तो गाड़ी में जा रहा हूं, तुम पहले ही जाके कोई गड़बड़ कर दो, मत करना कोई गड़बड़, ध्यान रखना। बाद में क्या तुम्हारा दिक्कत है कि पुलिस पकड़ लेती, फिर होने लग जाता है मेरी जमानत कराओ, मुझे जेल हो गई, जमानत कराओ, केस लग गया। या तो ये करो, फिर मुझे मत करना, मेरे से हटके अगर कुछ कर रहे हो तो फिर जाओ, छुड़ा लेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं, वो 4-5 दिन लग सकता है। और जीवन में अगर जेल यात्रा नहीं की कोई फायदा नहीं जीवन का। जेल यात्रा गांधी जी ने भी की थी,
इंदिरा गांधी को भी ये देश के शायद ये भी जेल में रहे थे ना, इनको तो 299 में घोषित किया था कुछ। हाँ, तो बड़े बड़े लोग, वसुंधरा जी नहीं जा पाए, गेलो तो वसुंधरा बच गए, वो हमारी सरकार आएगी जब देखेंगे वापस। भाइयों अभी इधर देखो, इधर में मत करो, अभी रुक जाओ एक बार। अभी मंच से आह्वान करेंगे कि इतनी बजे कूच होगा, वो आह्वान प्रकाश दास जी महाराज करेंगे। सुनिए मेरी बात, समझ रहे हो? उठो मत, कहाँ रवाना हो रहे हो? ज्यादा जल्दी हो रही है कूच की? रुको एक बार हम बात कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो सीधी सी मांगे हैं कि रिको को जो जमीन अलॉट की है उसे निरस्त करें। साधु संतों की इच्छा के बिना आगे भी कभी आसपास कोई कार्रवाई सरकार की नहीं हो। दादू दयाल जी के नाम से परिक्रमा क्षेत्र बन के इसको वन क्षेत्र घोषित किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, हमारे जितने पक्षी पशु जो भी थे वो सारी व्यवस्थाएं सरकार करे। ये लंबा चौड़ा ज्ञापन साधु संतों का है। ये आशीर्वाद स्वरूप अगर मूर्खाधिराज की सरकार मानती है ठीक है, नहीं तो फिर भाई अब की बार आज अपने ऐसे नहीं यूं चल कर यूं चल दिए। कमजोर दिल वाले हैं वो निकल जाना अंदर एक अंदर, और जो मजबूत है वही मेरे साथ चलना, ठीक है ना? बस कमजोर वाले और जिनके लगातार दवाई गोली चल रही है वो जैसे ही अंदर हो अपने अपने गाड़ी में सरक जाना। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कूच में कुछ भी हो सकता है, आज तक हुआ नहीं। झलको झलको